गौरी, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन एम्स दिल्ली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एम्स 2026 का एग्ज़ाम है वो अभी देखो कितना ज़्यादा पास आ गया है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी कुछ ही महीने रह गए हैं उसके। तो इतना कम समय है और आपको इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है तो जो मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगी आप उनको कवर करो। एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ साथ मैं उनके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आपको बताने वाली हूँ, जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मोस्ट चांसेस है कि वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अगर आप ये भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। बट करके जाने जो मैं बताने वाली हूँ। एंड मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें बोला था कि मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं और एक सीरीज़ भी चलाऊंगी। तो देखो अभी ना मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं मिड टर्म के और एग्ज़ाम के बीच वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा हमारा सिलेबस आता है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है उसमें, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बट मैं ट्राई कर रही हूँ और इसलिए मैंने ये वीडियो ही बनाई है। तो अभी थोड़े 17 के बाद मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। और कल देखो मेरा एग्ज़ाम है और अभी गाने चल रहे हैं, हमारे जो साइड है वहाँ पर शादी मैरिज होम है एक, तो वहाँ पर शादी होती है तो वहाँ भी गाने चल रहे हैं और इस सिचुएशन में स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके अंदर के टॉपिक्स को बताऊंगी और डिलीटेड सिलेबस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको वेटेज के बारे में बताने वाली हूँ। तो 11th और 12th से देखो वेटेज मोस्टली इक्वली आता है और कोई फिक्स नहीं है कि 11th से ज़्यादा आएगा 12th से ज़्यादा आएगा। तो आपको 11th और 12th का दोनों का बहुत इक्वली पढ़ना है। एंड मोस्टली आप फोकस ना 11th पे करो क्योंकि यहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 11th पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वरना दोनों पे इक्वल करना है। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका जो सिलेबस है वो डिलीट हो गया तो उसको आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको वो पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जब 24 में मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम डिलीटेड सिलेबस आया हुआ था हमारे एग्जाम में। और बट अभी जो 25 में अगर आप देखोगे तो वहाँ नहीं आया हुआ है। बट आपको कोई चांस नहीं लेना है, वो रिस्क नहीं लेना है। अगर डिलीटेड सिलेबस में जो भी आपको देखो क्या पढ़ना है, आपको वही डिलीटेड सिलेबस में पढ़ना है जो बहुत अगर आप जो नीट की PYQ है ना, जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें से नीट की PYQ सॉल्व कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आता है, वही पढ़ना है डिलीटेड का। बस प्लीज़ पढ़ के जाना चांस। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी मैंने देखो अगर आप PYQ वगैरह को एनालाइज करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि कैसा पेपर बनता है, कैसा पैटर्न होता है। बात करते हैं बायो की। तो बायो में आपको जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग बर्ड, ये अच्छे से पढ़ के जाना है और इसमें जो रिलेटेड टॉपिक है बायोलॉजिकल गार्डन वगैरह वो भी आपको पढ़ लेने हैं, ऊपर से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपके टोटल 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। काफ़ी क्वेश्चन देखो 4 to 5 क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ 3 चैप्टर में से और इतने इजी ये चैप्टर्स हैं। सो आपको अच्छे से इनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे देखो 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मोस्टली वहीं से बनते हैं जो फेसेस हैं 5 माइटोसिस के, तो उसमें से बनते हैं क्वेश्चन। तो वो आपको पढ़ के जाने हैं कि कब सेल डिवाइड होगी, कब कौन सा स्टेज आ रहा है, वो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक तो फोटोसिंथेसिस आ गया, एक आ गया रेस्पिरेशन वाला। तो इसमें से देखो 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो आपका यूनिट है उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड इसमें जो साइंटिस्ट की नेम है ना वो भी एक बार पढ़ लेना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया था, वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इससे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है इससे आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, सो इसको भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। इससे भी देखो 3 to 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जेनेटिक, इसके भी 3 क्वेश्चंस। तो माइक्रोब्स वाला जो भी चैप्टर है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स से, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इससे जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको मैच दे देंगे कि आप उसमें मैच करो, या MCQ में रोंग राइट वाला भी इससे पूछ सकते हैं, तो ये आपको करके जाने हैं। फिर है इकोलॉजी एंड बायोटेक, इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड बायोलॉजी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम आते हैं और आपसे 3-4 डायग्राम तो एटलीस्ट आएंगे और एग्जाम्पल वगैरह आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है।
डायग्राम को देखो आप हाँ गूगल पे एक आप गूगल पे सर्च करना, वहाँ पर लिखना कि बायोलॉजी ओल्ड डायग्राम, मतलब उसमें सारे जितने भी बायोलॉजी है उसके एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर डायग्राम दे देंगे और उसमें जो आंसर होंगे ना कि डायग्राम का ये क्या पार्ट है तो वो नीचे लिखे रहते हैं, तो आप इजीली उस डायग्राम को एनालाइज करोगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर करना। एंड आपका पीवाईक्यू मैंने पहले भी बताया हुआ है, एम्स के पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होगा, आपको नीट के पीवाईक्यू करने ही होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो रहा है और नीट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर आते हैं, तो आपको नीट के पीवाईक्यू करने ही करने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं करने हैं, एटलीस्ट 10 ईयर के कर लो, आप 10 ईयर के पीवाईक्यू करके जाओ नीट के, एम्स के तो करने ही हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स देखो सबको हार्ड लगती है, तो फिजिक्स हार्ड है नहीं है, देखो ये डिपेंड करता है कि आपके फिजिक्स में कितने अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस किया है नहीं किया है। तो मोस्टली फिजिक्स आपकी डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस पे। आपने जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी जो फिजिक्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे कि हाँ कोई क्वेश्चन है कि इसको कॉन्सेप्ट वाइज आप सोल्व करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला लगा दिया वो लगा दिया, कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ ये मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्या ही इसको निकालना है, वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो आपको करना है। और फिजिक्स के देखो जो पीवाईक्यूज होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, आप देखोगे आपको पता चलेगा कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस बना है पीवाईक्यू, और उसको मतलब कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा अलग कर दिया है, उसकी थोड़ी वैल्यू अलग दे दी है बस, लेकिन टॉपिक तो वही है ना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ोगे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें आपको सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आता है सेंटर ऑफ मास निकालो, दो बॉडी दे दी कि यहाँ इतने डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास निकालो, तो ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है वेवलेंथ, आपको पूछ ली जाती है डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आपको वो भी अच्छे से करना है। और अगर हम थर्मोडायनेमिक पे आए तो थर्मोडायनेमिक में आपसे वर्क डन पूछते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, और इसमें आपको जो माइनस प्लस है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपका गलत होगा। आपको मोस्टली जो ऑप्शंस आते हैं वही मतलब सेम आंसर दे दिया, उसमें पूछ लेंगे एक पे माइनस है एक पे प्लस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसमें वर्कडन में। और चेंज इन एनर्जी पूछते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट की बताओ, वेरिएबल की बताओ, तो आपको दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वेरिएबल कब आएगा और कॉन्स्टेंट कब आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कब है, वो सब अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डी ब्रोगली, वेवलेंथ और थर्मोडायनेमिक, इनमें से आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट आएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है, मानती हूँ, एग्री करती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्रिटिकल एंगल पढ़ लो, क्या होता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है, और उसके जो पीवाईक्यू वो सोल्व करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ो, ठीक है, मैग्निफिकेशन पढ़ो, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, और टेलीस्कोप में देखो 2-3 तो फॉर्मूले हैं, तो वो पढ़ने हैं आपको अच्छे से, कब क्या कैसे वैल्यू निकलती है। एंड टेलीस्कोप में आप ना उसका जो डायग्राम है ना, मिरर वाला जो डायग्राम है ना, उसको मतलब उसको समझो, उसको अगर आप समझ लोगे ना तो आप टेलीस्कोप पे सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। डायग्राम इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा अल्टरनेटिव करंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतने फॉर्मूले हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। सो फॉर्मूले पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देखो फॉर्मूले आपके सबके फॉर्मूले आने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। इसमें आपको जो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी है ये अच्छे से पढ़ो, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और जो LCR वाला फैक्टर है, इसमें क्यू फैक्टर आपको मोस्टली निकालने को बोल देते हैं। क्यू फैक्टर के देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें। एक क्यू फैक्टर उसके मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो एक जो सर्कल वाला जो एक डायग्राम होगा आपकी बुक में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड वो नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम पे उस जो क्यू फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूले हैं 7-8 हैं, तो मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आता है आपके पास वेव रेक्टिफायर, तो इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें हाफ और फुल की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, और ये तो एक PYQ हाफ की पूछी गई थी, नीट में भी आया था ये वाला। सो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अब ग्रेविटेशन पे आते हैं, तो आपको ग्रेविटेशन में देखो क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको जी निकालना आना चाहिए, चाहे वो ऑन दी अर्थ पूछे, बिलो दी अर्थ पूछे, या एबव दी अर्थ पूछे।
आपको अच्छे से आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये देखना पीवाईक्यू में आएगा, जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको केपलर लॉ पूछ लेते हैं, इसका ना मोस्टली डायग्राम अगर आप पढ़ लोगे ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप डायग्राम पढ़ लोगे ना तो इसके सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो भी ग्राफ वगैरह दिए हैं इसके, वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो कोलिजन पढ़ लो कि एक बॉडी है, ठीक है, उसको रिलीज किया है, दूसरी बॉडी है जो रेस्ट पे है, और जब इससे ये कोलिजन करेगी तो कितना दूर जाएगी, वो सब आपको अच्छे से करना है। फिर टेंशन निकालनी है कि रोप है, वहाँ से टेंशन बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन के इजी आते हैं कि आपको 2 या 3 बॉडी दे देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, ये बॉडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फ्रिक्शन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्यूल नेचर, ठीक है। तो ड्यूल नेचर से देखो पीएफ आपको निकालने को आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, और इनके जो ग्राफ है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, टोटल एनर्जी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इनके जो तीनों के ग्राफ है उनका रिलेशनशिप आना चाहिए आपको, ठीक है। आपको जो इनका ग्राफ है वो अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसके बाद आएगा ही आएगा, एक ना एक कोई सी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन तो बनता ही है, 100% है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो चीज़ अच्छे से पढ़नी है। फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से पढ़ने हैं। देखो इससे क्वेश्चन नीट में हमेशा बनता है और एम्स के एग्जाम में भी बनेगा ही बनेगा इससे क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी देखो अगर आप जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, सारे अगर जैसे मैंने बताया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरी फॉर्मूला से डली हुई है, आप उनको जाओ वहाँ से पढ़ो, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको सारे अच्छे से आते होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही बनना है। तो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, उसको लगाना आना चाहिए, उसको निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये कर लेना है। फिर हम आते हैं एटम्स पे, तो वही एटम देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, वेलोसिटी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, रेडियस पूछ लेंगे, एनर्जी, वेव लेंथ, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं यार, ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, अच्छे से पढ़ना है इसको, तो कि इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, जो इजी कॉन्सेप्ट, इजी चैप्टर्स होते हैं और इजी टॉपिक होते हैं उनसे बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूक्लियर की बात करें, इसमें देखो मोस्टली डिलीट हो गया है और इतना कुछ मतलब इसका डिलीटेड आप मत पढ़ना क्योंकि नहीं आएगा, वो बहुत थोड़ा इजी ही वाले क्वेश्चन देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेंगे, मास डिफेक्ट पूछ लेंगे, फॉर्मूला बताओ मास डिफेक्ट का, वो सब पूछ लेते हैं, वो फॉर्मूला ही आ जाएगा कि आप फॉर्मूला बताओ इसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ऑप्टिक्स। तो वेब ऑप्टिक्स से आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, वो अच्छे से पढ़ना है। इसका ना आप डायग्राम जरूर देख लेना, जो कि हाँ से इतनी दूर से है, वो चीज़ें देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात है फ्लूइड मैकेनिज्म, तो फ्लूइड मैकेनिज्म से देखो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ लो, सरफेस टेंशन पढ़ लो, और देखो सरफेस टेंशन जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, इसका एक ग्राफ भी है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का ऐसा आता है इसमें मोस्टली कि सरफेस टेंशन बताओ अगर वो इतनी डीप पे है, एबव है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपको ये अच्छे से पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 हमारा जो टॉपिक है वो है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की, जो कार्नोट इंजन है उसकी इफिशियंसी के बारे में पूछा जाता है, वो पढ़ना है। 15 हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फोर्स पढ़ लेना है, दो कैपेसिटर के बीच में क्या ही फोर्स लगेगा, ठीक है, वो पढ़ लेना। अपोजिट फोर्स अगर वो पैरेलल जा रहे हैं, अगर वो अल्टरनेट जा रहे हैं तो कैसे फोर्स लगने वाला है, पोटेंशियल पढ़ लेना, बस इतना ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एसएचएम एंड ऑसिलेशन, इसमें वेलोसिटी पढ़ो, लीनियर वेलोसिटी पढ़ लो और फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है हर चीज़ में, तो ये देखो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लो, ठीक है। इसमें देखो इसमें तो वो 5-6 फॉर्मूले हैं, बस 5-6 फॉर्मूले हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से याद करो, उनके कॉन्सेप्ट कर लो, ये चैप्टर तो वैसे ही खत्म है यार। करंट रेट बताओ, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद आती है हमारे पास वेव, तो वेव में देखो डोपलर इफेक्ट आप पढ़ लो, वैसे इतने चांस नहीं है इसके, बट अगर वेव में इंपॉर्टेंट तो डोपलर इफेक्ट ही है थोड़ा,
तो डोपलर इफेक्ट पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 19 टॉपिक, जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखो एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है वो डाइपोल मूवमेंट है, इससे वो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, और आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, ठीक। फिर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का देखो वो पूछता है कि मिडल में क्या होगा, ठीक है, एंड में क्या होगा, और इसमें वो हाफ हो जाता है, वो सब आपको पढ़ के जाना है इसका। वो यही पूछता है कि अगर सोलेनॉइड के मिडल में क्या वैल्यू रहेगी, एंड में जाएगा तो क्या रहेगा, उनका डिफरेंस बताओ, वो चीज़। फोर्स पढ़ लेना, दो वायर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और वो भी आ सकता है कि अल्टरनेट हैं तो अपोजिट हैं, तो उसका भी पूछ लेगा आपसे, तो वो भी आपको पढ़ के जानी है। फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनका वो पढ़ लेना, डिफरेंस पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जीरो होती है, डायपोल कहाँ पर इसका जीरो होता है, और किस में ये वर्क आती है, किस में काम आती है ना, वो चीज़ पढ़ लेना इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़नी है आपको। नेक्स्ट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, बहुत ईजी है, ईजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आपसे जो बैंड गैप है, जैसे पीवाई को आया था कि जो सिलिकॉन है उसका बैंड गैप बताओ कितना होता है, उसमें ना कुछ वैल्यू दी हुई है एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे खोल के तो आपको वो पढ़ लेनी है। और एमीटर पढ़ लो इसमें। फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फिर रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसमें आपको टॉर्क पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें ऑर्डर पढ़ लेना। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो अच्छे से पढ़ के जानी है। और जो भी वेवलेंथ है उनका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और कौन सी वेव कब है, उनकी वैल्यू जरूर याद करना। वैल्यू पूछते हैं, इनके यूजेस भी पूछते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज आते हैं, अच्छे से पढ़ के जानी है। ये तो चैप्टर देखो आप अगर अपनी एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना इनफ है, इससे बाहर एनसीईआरटी बाहर नहीं आता है इसमें वैल्यू और यूजेस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन 1D एंड 2D। तो इसमें देखो वेलोसिटी पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लो, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो, डिस्टेंस पढ़ लो, और जैसे वो एक्सेलरेशन पढ़ लो, वो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन जो भी है वो सब पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। इतना ही इनसे पूछा जाता है। और अभी मैंने आपको सबसे पहले बायो का बता दिया, उसके बाद मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एंड अभी हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मुझे खुद पता है कि मोस्टली मैंने जो फिजिक्स है और बायो है उसमें मोस्टली सारे चैप्टर्स ही, मतलब कुछ को ना इंक्लूड करके सब कुछ बता दिया है। तो देखो सारे चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप जो मैंने बताए हैं इनके अंदर फिर जो टॉपिक्स हैं जो बताए हैं वो तो आप पढ़ के ही जाओ, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो अगर आप इतना भी करके जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। और बायो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में कहाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए किसी को नहीं पता। एग्जामिनर कहाँ, मतलब इतनी बायो, तो बायो बहुत फिक्स है, ठीक है, कि इतने 2 बुक हैं कि इन्हीं बुक से आना है। बट जो उसका सिलेबस है अंदर के जो टॉपिक है, जो छुपी छुपी लाइन है ना, वो मतलब अभी भी अगर मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद अगर एनसीईआरटी अपनी खोलूँ तो उसको से लाइन ऐसी दिखेंगी जो मैंने अभी तक मतलब कि यार ये भी था इसमें, ऐसा हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से उसको डीपली पढ़ना है। और बायो तो पूरी इंपॉर्टेंट है, 2 बुक है, उसको रट दो, बिल्कुल उनके डायग्राम को रट डालो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखो सॉलिड स्टेट है, उसमें देखो अमरफस और एक क्रिस्टलाइन, जो ये देखो डिलीटेड है, बट इसका आप ओनली डिफरेंस अगर पढ़ के जाओगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। उसमें डिफेक्ट, वॉइड्स, और जो परसेंटेज दिया है कि हाँ ये 72% है, वो सब चीज़ें पढ़ लो, इनका डिफरेंस पढ़ लो क्या होता है, उतना ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो वही घिसे पिटे क्वेश्चन बनते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और चारों में से कोई एक में से तो बनेगा ही, तो आपको पढ़ के जाना है। मोस्टली ना ओस में से जो भी है वो पढ़ लेना, रिवर्स वाला जो होता है, ठीक है। उसका रेडोक्स रिएक्शन की बात करें, वही ऑक्सीडेशन बताओ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, माइनस होता है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना आप, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो उसको, ये गलती नहीं करनी है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए तो देखो आपको नेम्ड रिएक्शन पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन बनना है, 100% बनना है, आएगा ही आएगा। तो जब क्वेश्चन बनेगा इससे तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन बना के आओगे। जब आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक तो आने ही वाले हैं, तो आप उनको इतनी अच्छे से पढ़ो ना कि उससे क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। नेम रिएक्शन पढ़ लो, जितने भी नेम रिएक्शन है एक पेज में उनको लिख लो, ठीक है। या देखो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरे पास, मैं अपने नोट्स देखती हूँ, अगर मेरे पास होगी ना, मैं क्योंकि मैंने लिखी हुई थी एक पेज पे, तो मैं अपने टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना।
कर दूंगी मैं कुछ दिनों बाद, ठीक है, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। फिर है IUPAC इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक, बेसिक, स्ट्रेंथ पूछ लेगा, रिएजेंट पूछ लेगा, ठीक है, ये करके जानी है। इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है। फिर हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे, तो देखो कीमियो ऑप्शन और फिर जो ऑप्शन है उसमें से आपको डिफरेंस याद करना है। इसमें भी जैसे क्रिस्टलाइन एमरफेस सॉल्यूशन सॉलिड में किया था, वैसे ही इसमें करना है आपको, यही क्वेश्चन बनता है और कुछ बनता नहीं है। और फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, वो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पूछ लेगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा, स्पेक्ट्रम सीरीज पूछ लेगा। तो इससे भी ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कैसे होगा, उसी टाइप के आपको पढ़ के जाना है। फिर हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, इसमें आपको डाइपोल मूवमेंट अच्छे से पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, ठीक है। मतलब सारी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज़्यादा है। फिर हमारे पास आता था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए वो। अगर आपने मतलब ऊपर से पढ़ा है तो वो थोड़ा समझने भी नहीं आता है, ठीक है, सबके साथ होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा देखो हार्ड समझ रही हूँ, बट आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो। और उसमें से अगर हम आयनिक की बात करें तो देखो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, ठीक है, और इसमें आप पढ़ लो ओपन क्लोज आइसोलेटेड जो भी सिस्टम होता है उसमें पढ़ लो, एनर्जी कहाँ पर कंजर्व होती है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ पर एनर्जी जीरो है, ठीक है, कहाँ पर वर्क डन जीरो आएगा, तो वो चीज़ इसमें आपको पढ़नी है। एडियाबेटिक, आइसोथर्मिक, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। KP वैल्यू निकालना सीख लो आप कैसे निकालते हो। फिर हमारे पास आता है P ब्लॉक, तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यही बनते हैं। एक तो आपको थोड़े मतलब न्यूमेरिकल जैसे दे देंगे कि हाँ इसको सोल्व करके देख, या आपको दे देंगे कि क्या बोलते हैं कोई स्ट्रेंथ दे देंगे कि हाँ इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और कोई शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और कोई जैसे उसमें है, जैसे मैं ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बताऊँगी जो आएगा उसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, इनके भी देखो ऑर्डर वगैरह। ये मतलब कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग ऐसे हैं कि उसमें आपको ऑर्डर ही पूछते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो IUPAC जैसे पहले आया था, ठीक है, आइसोमेरिज्म थ्योरीज आ जाएंगी उसकी, CFT वगैरह जो भी है। मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेते हैं आपसे, ये मतलब इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटलर्जी, तो देखो इसमें से गिने चुने क्वेश्चन और से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन से बन जाएगा, आपको बता दें जिंक किस मेथड से बनता है, एल्यूमिनियम कौन से मेथड से बनता है, उसका जो फॉर्मूला है एल्यूमिनियम का, ठीक है, कि उसमें क्या मिक्स करते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसमें भी देखो मैं जिनमें मोस्टली मैं बताया ना आपको ऑर्डर ही पूछते हैं, तो ऑर्डर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, रेडियस ऑर्डर बताओ। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल। देखो बायो में आपने पढ़ा हुआ होता है, तो इसको अगर नहीं पढ़ोगे ना तब भी आपका काम हो जाने वाला है। इसमें अगर देखो ये जो रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लो, कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर होती है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है, और मतलब क्यों होती है, उनका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन पढ़ लो, इसमें जो ग्राफ मतलब जो पीछे लास्ट में जो पैराग्राफ दिया गया ना उसको आप अच्छे से पढ़ लो, वो इनफ है। और एंजाइम के टाइप पढ़ लो, और एक दो ना इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, बस इतना ही है और कुछ है नहीं। तो ये वीडियो तो यहीं तक थी, लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया था कि मैं GK की एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, सो अभी मैं ना उस पर काम कर रही हूँ, थोड़ी बहुत मैंने बनाई भी है, बट यू नो कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं मिड टर्म, और इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि इतना सब कुछ मैनेज करना। आपको भी पता होगा मेडिकल लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक, मज़े हैं आई एग्री, बट इतनी ज़्यादा हेक्टिक रहती है। ये फाइल बनाओ, प्रेजेंटेशन दो, क्लिनिकल जाते हैं हम लोग, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें करने की होती है, ठीक है, आपको हेल्थ टॉक देना है, ये करना है, तो बहुत ज़्यादा। और फिर साथ में हमारे एग्ज़ाम, देखो हमारे एग्ज़ाम चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के दिन हमें छुट्टी मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुबह एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद हमें क्लासेस पे अटेंड करनी होती है, क्लिनिकल भी जाना होता है। सो इन सब में, और फिर ये बाहर ना शादी चल रही है, आई थिंक आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी गाने की, तो
इस माहौल में स्टडी करना, आई नो, बट ठीक है, मैं 3-4 दिन के अंदर मैं ट्राई करूँगी अपना कि मैं कुछ टाइम निकाल के आपके लिए जो वीडियो है वो लाऊं, क्योंकि आई नो कि आपके एग्ज़ाम इतने ज़्यादा पास आ गए हैं और कुछ महीनों बाद आपके एग्ज़ाम है, तो इतना लेट वीडियो को डालने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैं अगर डालूँगी तभी आपको हेल्प मिलेगी उससे। तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ और मैं जल्दी ही उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगी। आई थिंक कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे बच्चे जो मतलब लेट स्टार्ट करते हैं, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड किया है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना कर लिया है तो वो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को और ज़्यादा ध्यान दे, कि हाँ वो बोलते हैं कि रिवीजन करने के लिए, तो जब रिवीजन करो तो इन टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान दे के करो। एंड जो भी आपको अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालो, रिप्लाई तो मैं करूँगी। And guys, don't forget to like our video and subscribe to our channel. Thank you, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो आपको लग रहा हो, देखो अभी आपका फेस है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपका अभी जो फेस चल रहा है वो आपके सिवा कोई और इमेजिन नहीं कर सकता। आई नो, मैंने किया था अपने पिछले साल जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट अभी आप पे ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो है जो मोस्टली स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है कि इसकी तो आप बनाओ, अभी हमें ज़रूरत है, तो मैं वो बना दूँगी पहले, तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर डालो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।